स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब बात इंडिया अलायंस की दिल्ली में होने जा रही बैठक की। दरअसल पूरे इंडिया अलायंस की बैठक नहीं है, इसमें मतलब बड़े सब नेता नहीं होंगे, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी मुंबई में बनाई गई थी वो लोग मुलाकात करेंगे कल दिल्ली में शरद पवार के घर पर। और इसको लेकर के आज मुंबई में तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहां पर उद्धव ठाकरे, संजय राउत और शरद पवार इनके बीच में मुलाकात हुई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। शरद पवार मुलाकात करने के लिए गए, माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे मुलाकात करने के लिए गए शरद पवार से। और अब जो बड़ा काम है वो ये कि क्या कल की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के, सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई बात होगी। आपने कई जगह से सुना होगा कि ममता बनर्जी खास तौर पर वो इस बात पर थोड़ी शायद नाराज भी हुई कि इस पर हम लोग डिले कर रहे हैं, ये काम जल्दी करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल भी यही बात बार बार कह रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है अलायंस के अंदर, कि सीट शेयरिंग जो असल मुद्दा है उस पर बैठकर बात करें अब नेता, क्योंकि फिर हम बार बार केवल डेट तारीख ही देते रहें, अगली बार मिलने की बात कहते रहें, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बातें दोहराते रहें कि हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, उससे कोई अब लाभ नहीं होगा। चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द हमें सीटों पर बात कर लेनी चाहिए। अब वो आपको याद होगी वो 13 जिसमें वो 13 नाम थे, शरद पवार जी का नाम तो उसके अंदर है खैर, लेकिन बाकी कोई नंबर 2 अपनी पार्टी में है, कोई और है। तो कल से क्या इस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत आपको लगता है? और वैसे भी अब समय आ गया है कि गठबंधन उस पर आगे बढ़े। नहीं, मुझे लगता है कि अगर इस गठबंधन को, जिसकी गंभीरता पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगते रहे, बार बार संदेह हो जाता है, हर को लगता है कि ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, दूसरा कोई भाग जाएगा क्या। अब ये एक सबसे अच्छा तरीका होगा कि एक आप बात करना शुरू करें कि हम लोग इन राज्यों में इन दलों के साथ जाएंगे, क्योंकि हर राज्य की हर दल में कोई पहचान नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, तो आसान भी है। आप ये भी बता सकते हैं, सबसे पहला जो होना चाहिए, और मैं तो कहूंगा कि इसको सुनिए ध्यान से, मैं जो कहने जा रहा हूं सलाह मान लीजिए। आप अपना पहले इसको कहते हैं ना कि सब कैटेगराइजेशन कर लीजिए, और अगर ये होता हुआ दिखेगा तो शायद लोगों को थोड़ी सी गंभीरता होगी। अभी तो आप कहते हैं कि हम पूरे देश में एक विपक्षी अलायंस बनाने जा रहे हैं, अब किसी का तमिलनाडु में नहीं है, किसी का कर्नाटक में नहीं, किसी का उत्तर प्रदेश में नहीं। तो अच्छा हो कि आप ये बताएं कि इन राज्यों में इन पार्टियों के साथ हम जाएंगे और दूसरी सारी पार्टियां सिर्फ चुनाव जिताएंगी। ऐसा नहीं होगा कि मध्य प्रदेश की तरह 2 समाजवादी पार्टी भी लड़ने के लिए पहुंच जाएगी, या राजस्थान में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने के लिए पहुंच जाएगी। तो ये अगर आ जाए तो एक गंभीरता जो इस गठजोड़ की लगातार सवालों के घेरे में रहती है वो थोड़ा सा कम हो। नहीं, लेकिन ये बात तो कल वाली जो बैठक में शामिल लोग हैं वो लोग तो तय नहीं कर सकते। इसके लिए तो फिर वही ओरिजिनल जो घटक दल के नेता उनको बैठना पड़ेगा कि भाई एक दूसरे के राज्यों में आप लोग, अब विधानसभा के चुनाव में आप लोग जाकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। प्रस्ताव के तौर पर तो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो जो भी बात हो रही है, जिसको हम कहते हैं कि जवानी जमा खर्च, सिर्फ उसी पे ये सारा गठजोड़ चल रहा है। उसके आगे की बात कहां हो रही है? और देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस गठबंधन की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उस दिन खड़ा हो गया जिस दिन नीतीश कुमार इसके चेहरे के तौर पर लगभग हट गए, गायब हैं वो। और उसकी वजह से अब आप देखिए, कोई भी एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो, जिसको कहते हैं यूनिफायर कहां है, आपका वो पोल कहां है जिसकी वजह से आप सब उसके इर्द गिर्द घूमे। तो सबसे बड़ा संकट तो अभी वही दिख रहा है। देखिए, एक बार बात हुई थी गुजरात को लेकर के, मुझे याद है, अरविंद केजरीवाल और गुजरात में उनका क्या जनाधार है, कितना है, तो आप लोगों ने कहा था नहीं वो बात आगे नहीं होनी चाहिए, उस पर ऐसा उम्मीद नहीं है। लेकिन उन्होंने गुजरात में सीटें मांग ली हैं। खबर यह है कांग्रेस पार्टी से गुजरात में भी उनको सीटें चाहिए। देखिए सब जी आपका ना सबसे जरूरी जो क्रूशियल इशू है, अलायंस में भी ऐसा होता नहीं, लेकिन सीट शेयरिंग जो है ना सबसे क्रूशियल इशू वाला सब नहीं करते हैं ना, पहले आप वाला नहीं। सीट शेयरिंग जो है सबसे क्रूशियल इशू है इस गठबंधन का, और वही उसकी ताकत हो सकती है, वही उसकी कमजोरी हो सकती है, क्योंकि वहीं से चले बिना कुछ होगा नहीं ना। जुबानी जमा खर्च जैसे बात हो रही है कि वो उससे काम नहीं चलेगा। और ये अच्छी बात है कि कल दिल्ली में शरद पवार जी के साथ बैठक हो रही है, आज मुंबई में हो रही है। मुझे लगता है सीट शेयरिंग का सबसे पहला काम मुंबई वाले जो पार्टियां हैं ना, उनको वहां पर तो कम से कम अपना घर तो ठीक कर लें, अपने स्टेट का कर लें, और वो एक रास्ता भी बता सकते हैं कि देखिए हमने ये रास्ता निकाला है, इस रास्ते से आगे चले। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, लेकिन वो तो इंतजार कर रहे हैं, पहले शरद पवार साहब क्लियर कर दें कुछ, मतलब पिछली बैठक तक हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र वो चांस लेने के लिए तैयार नहीं है शरद। वही मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र सबसे पहले करके आ जाए। जब आज मुंबई में बैठक कर रहे हैं तो कम से कम अपने घर को ठीक कर ले, और वो एक रास्ता भी दिखा सकते हैं, डायरेक्शन, कि भाई हमने इस तरह से इसको सुलझा लिया है। और ये मोटे तौर पर साफ है वहां पर कि सब राज्यों में सब पार्टियां नहीं लड़ेंगी। ये कुछ राज्यों में जहाँ पर नॉर्थ जो हमारा बेल्ट है, नॉर्थ बेल्ट है, कि मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल चाहते हैं, यहाँ गुजरात में चाहते हैं, ये थोड़ा बहुत है। बाकी सब स्टेट्स तो साउथ की जो है वो तो अलग हो ही गई हैं, उनमें कोई पार्टी इस तरह से नहीं लड़ रही है। तो सब कैटेगराइज करने से ज़्यादा जरूरी है कि इस पर काम करें
और इस डर से नहीं जा रहे कि ये झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि झगड़ा हो या नहीं हो, इसको सुलझाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में ही हो सकता है, वो सब लोग बैठते हैं, उसमें नहीं होगा, कुछ कुछ ग्रुप्स बनाए। बल्कि जो बात कह रहे हैं वो ठीक है कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी ग्रुप में बांट दें कि भाई कुछ स्टेट्स को आप देख लेंगे, कुछ स्टेट्स को आप देख लेंगे, और उस पर काम किया जाए। जो पहला उन्होंने एक बेसिक प्रिंसिपल बनाया है कि जिन्होंने सीट जीती है वो सीट उस पार्टी को मिले। और दूसरे नंबर, असली झगड़ा कहाँ होगा कि दूसरे नंबर पर कुछ सीटों को लेकर, क्योंकि जो विनिंग सीट्स हैं उन पर तो कोई झगड़ा है नहीं, वो तो वही लोग लेंगे। दूसरी सीट पर है कि वहाँ पर किस तरह से होगा। और जो असली झगड़ा क्या हुआ कि विधानसभा और लोकसभा में बदलाव हो गया वोटर्स का। जैसे दिल्ली पंजाब को ले लें, दिल्ली पंजाब में कांग्रेस नंबर 2 पार्टी है लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में दोनों जगह आम आदमी पार्टी आ गई है। अब उसकी ताकत हो गई है, तो वो लड़ाई को कैसे निपटाया जाए। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अब यही बात है कि इस आप कब तक टालते रहेंगे इस पर बात करना। देखिए, जो सीट शेयरिंग का मामला है, तो सीट शेयरिंग सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए नहीं होगा। सीट शेयरिंग पर जब बात चलेगी तो इस बात पर भी बात होगी कि विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला क्या होगा। हम राज्य में से यदि बंगाल में लड़ रहे हैं तो क्या सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी एक साथ इकट्ठा लड़ेगी? क्या ऐसा संभव है? और ममता बनर्जी ये जरूर चाहेंगी कि बंगाल में उनके अतिरिक्त कांग्रेस को थोड़ी बहुत जगह मिल जाए। वो कभी नहीं चाहेंगी कि सीपीएम, सीपीआई के लिए वहां पर जगह बने। ये फार्मूला करीब करीब उन सारी जगह पर लागू होगा जहां पर रीजनल पार्टी बड़ी ताकत के साथ मौजूद है। ठीक। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र किया, तो अरविंद केजरीवाल ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कुछ भी उन्हें हासिल हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का सर कलम करके वहां पर नहीं खड़े हुए हैं, वो कांग्रेस का सर कलम करके। राजनीतिक मैं बात कर रहा हूं, सरतन से जुदा वाला की भाषा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। वो उसकी कांग्रेस की सफाया करके वहां पर वो आकर के खड़े हैं, और उनको कहीं ना कहीं मन में है कि इनमें से कोई भी क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर खड़ा होने के काबिल नहीं है। देखिए, ठीक है, जितनी आंदोलन से निकली हुई पार्टियां होती हैं, आज तक का इतिहास रहा है, उनकी आयु बहुत कम रही है। आसम गण परिषद रखिए या कोई भी आप जिक्र कर लीजिए, उनकी आयु कम है। ये एक ऐसी पार्टी है जो इतना बड़ा सस्टेन की है, एक के बाद दूसरे राज्य में प्रवेश करी है और बढ़ रही है, वहां दूसरे राज्य, और पार्टी हो गई। गुजरात में मानिए तो गुजरात की भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात की धमक का एहसास है कि उनको असली खतरा अब कांग्रेस से आज नहीं तो आगे जाकर। बिल्कुल सही बात आपने कही। सर, अगली खबर पर मैं पढ़ रहा हूं, समय कम रह गया क्योंकि एक खबर राजस्थान से है। कोटा में अशोक गहलोत की सरकार ने एक रिवर फ्रंट बनाया है, वहां चंबल नदी बहती है। तो पहले तो आप तस्वीरें देखिए जरा उस रिवर फ्रंट की। कहीं भी देश में अच्छा काम होता है, बढ़िया काम होता है, आंखों को सुहाने वाला काम होता है तो हर कोई आनंद लेता है। ये भी ऐसा ही है, देखेंगे आप, शानदार बनाया है। बड़ा आक्रोशित शेर लग रहा है और कई शेर लगा दिए गए हैं, आपने देखा है नहीं? नेहरू जी की भी बहुत बड़ी, नेहरू जी का कद छोटा कर दिया गया है, आपने देखा है कि नहीं? नेहरू जी जितना उनका आपने मेजर कर लिया इतने में ही कि नहीं, वो तस्वीर आपने तो दिखाया ना। लेकिन बहरहाल आप देखिए तो एक खूबसूरत जगह, एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने की कोशिश की गई है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। कम से कम ये जो प्रमोशनल वीडियो है उसमें तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब यहाँ इसमें दिक्कत यह है कि दिल्ली से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ डिवीजन, यहां से चिट्ठी लिख दी गई, जुलाई महीने की चिट्ठी है, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। और ये कहा गया कि भाई ये तो प्रोटेक्टेड एरिया है, घड़ियालों का एरिया है, ये घड़ियाल सेंचुरी है, घड़ियाल रिजर्व है, तो यहां पर कैसे इतना सब कुछ काम जो है वो चल रहा है। अब बहरहाल इसके उद्घाटन की घड़ी आ चुकी है और उद्घाटन आज होना था, जो नहीं हुआ। अशोक गहलोत नहीं गए, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं कल जाऊंगा। अब एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और एम्बिशियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अशोक गहलोत सरकार का दिल्ली से कानूनबाजी में फंस सकता है और फिर चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। देखिए, एक थे कि अगर जैसा अभी दिख रहा है ऐसा है तो बड़ा सुंदर बना है, गहलोत जी ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। और जहाँ तक रही इसका दूसरा वाला पहलू की चिट्ठी आई है, तो सवाल ये कि चिट्ठी जब आई थी तब से लेकर अब तक क्या उस चिट्ठी में उठाई गई जितने तरह की शंका जो होती है ना,
उसका शंका समाधान राजस्थान सरकार ने किया या नहीं किया? अगर किया तो उनको ये बताना चाहिए, नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या मतलब अगर इस तरह की केंद्रीय एजेंसी कोई चिट्ठी भेजती है तो उसका कोई महत्व नहीं होता? क्योंकि अगर इस तरह की परियोजना जो बनकर तैयार है वो केंद्र और राज्य के झगड़े में फंसती है तो उनका तो क्या नुकसान होगा, तो राजनीतिक मंच पर भाषण देकर निकल जाएंगे। जनता के लिए नुकसान की बात है और सचमुच बड़ा सुंदर दिख रहा है, इसके लिए तो प्रशंसा की तो राजनीतिक नहीं होना। लखनऊ का याद कीजिए आप, गोमती रिवर फ्रंट है। आज अखिलेश यादव बार बार बताते हैं कैसे वो गोमती रिवर फ्रंट जो है अब उसकी अवहेलना हो रही, कोई ध्यान नहीं दे रहा उसकी ओर। नहीं, देखिए ये रिवर फ्रंट बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस के बिना रुक जाते हैं, लेकिन इसमें इतनी देरी क्यों हुई है? वाइल्ड लाइफ ने का जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उन्होंने कब इसको जवाब दिया? क्योंकि ये 2 दिन में बनने वाला काम नहीं है प्रोजेक्ट, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर क्या किया और फिर राजस्थान सरकार ने उस पर क्या जवाब दिया है? क्या वो क्वेरीज को क्लियर किया गया है कि नहीं किया गया है? इस सब का भी एक मुद्दा है। लेकिन मैं बात बताऊं आपको कि इसमें एक और पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स, कि राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी है, ये जो प्रोजेक्ट है ये वहाँ पर जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, कोटा के प्रतिनिधि हैं शांति धारीवाल साहब। जी हाँ। तो शांति धारीवाल साहब अशोक गहलोत के पैरेलल लीडरशिप में है कांग्रेस की, और जब ये झगड़ा पिछले दिनों आपको ध्यान हो कि पॉलिटिक्स चल रही थी कांग्रेस में, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, तो शांति धारीवाल साहब को पार्टी से या सरकार से निकालने तक की नौबत पर आ गए थे मुख्यमंत्री। तो वो झगड़ा शांति धारीवाल वर्सेस अशोक गहलोत भी है वहां पर। नहीं, वो हालांकि अशोक गहलोत खुलकर क्रेडिट दे रहे हैं इसका उनको। नहीं, वो देंगे क्योंकि वो कोटा में यदि आप कोटा कभी जाएंगे तो वहाँ ऐसा नाम चलता है, यदि कभी लोगों से बात करेंगे तो वहाँ सब लोग बोलते हैं ओम शांति। ओम शांति का मतलब है कि शांति धारीवाल और ओम बिरला। तो कोटा की पॉलिटिक्स ओम बिरला और शांति धारीवाल के बिना नहीं चलती है, और वही दोनों लोग वहां पर लंबे समय से उस पॉलिटिक्स को चला रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अशोक गहलोत जी को ये किया है तो सरकार को जवाब देना चाहिए या क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई हमने सरकार को जवाब दे दिया था, नहीं दिया था, क्या काम किया है और क्या नहीं किया है, और यदि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो तो इसको चलाना चाहिए, और नहीं तो फिर चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद ये खत्म तो होने वाला नहीं, क्योंकि ये तो लंबे समय तक है। और जो प्रोफेसर साहब ने कहा ना, मुझे भी लगा कि नेहरू का, एक तो नेहरू की जरूरत नहीं है वहां पर उसमें, अब ये कौन तय करेगा कि नेहरू जी की जरूरत है? देखिए तुरंत कोटा में, लेकिन मैं कह रहा हूँ यदि नेहरू को लेना है तो उनको बड़े कद के तौर पर लगाएगा नहीं। नेहरू को बड़े कद पर, सौरभ जी अटेंशन का बड़े कद मामला है कि नेहरू जी बहुत बड़े आदम कद की प्रतिमा वहां लगनी चाहिए, आपको लगाना ही है। आपने उनका कद क्यों छोटा किया? एक दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सवाल आज मंत्रालय उठा रहा है, ये तो सवाल जयराम रमेश को उठाना चाहिए था। वो तो इस मामले में बड़ा सेंसिटिव रवैया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी और तब वहाँ पर जब ऐसे मामले थे तो जयराम रमेश अक्सर ये ऐसी चिट्ठीबाजी करते रहते थे, इस प्रकार की चिट्ठियां लिखा करते थे, और कई प्रोजेक्ट रुके हैं उन्हीं के कारण रुके हैं, बड़े सेंसिटिव थे। अब महत्वपूर्ण है कि क्या भारत सरकार को इस प्रोजेक्ट की जानकारी समय रहते दी गई थी? यदि भारत सरकार से यदि क्लियरेंस ले लिया गया था तब तो ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। और यदि भारत सरकार को अंधेरे में रख करके किया गया है तब तो इसका उद्घाटन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। बहरहाल कहानी कुर्सी की में आज बस इतना ही। धन्यवाद करेंगे हमारे मेहमानों का, प्रोफेसर रागी, विजय त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।